गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग एक न्यूज़ लेके आए हैं और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत अभी रिसेंटली न्यूज़ में था प्रोस्टेट कैंसर जो आपका साइंस एंड टेक के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी ये मैटर है जो कि बहुत कंसर्न शो कर रहा था। कंसर्न इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ न्यूज़ आया था इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडिया टुडे में। तो रिसेंटली अभी करीब 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में ये न्यूज़ काफ़ी कंसर्न में था और काफ़ी करंट अवेयरनेस था, मतलब ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड कैंसर डे, लैंसेट कमीशन, प्रोस्टेट कैंसर रिपोर्ट। तो हम लोग यही लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रख के सारी चीज़ें देखेंगे और इंडिया में क्या कंडीशंस है और ग्लोबली क्या इसका स्टेटस है वो भी देखेंगे और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे 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 ये किन किन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है या अफेक्ट करता है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और जो हमारा साइंस एंड टेक और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं सर्विस कमीशन की या बैंक पीओ की या एसएससी की, उनके करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर्स हो सकता है और स्पेशलाइज्ड है जो कि आप करंट अफेयर जो पढ़ना चाहते हैं साइंस एंड टेक में जिनको इंटरेस्ट है। वैसे साइंस एंड टेक तो एक बहुत बड़ा पार्ट है करंट अफेयर का, जो जनरली हर जगह हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसी सीरीज में पिछली बार मैंने डीफेक का पे वीडियो बनाई थी। उसमें ज़्यादातर कंटेंट ऐड करने की कोशिश की थी जो टेक्निकलिटी से रिलेटेड हो और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट हो रैदर दैन कोई मसाला वीडियो बनाने से ज़्यादा। मेरे लिए ज़रूरी है कि आपका कंटेंट आप जानें, आप उसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो लैंसेट कमीशन का जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली क्या है कि हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या-क्या डिटेलिंग है इसके बारे में, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि रिसेंटली लैंसेट कमीशन हैज़ सबमिटेड अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इट एंड दिस प्रोस्टेट कैंसर और उसमें डेटा जो शो किया है वो बहुत राइजिंग कंसर्न का मैटर है इंडिया के लिए। अब लैंसेट कमीशन क्या है? तो लैंसेट कमीशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएससी की है उससे सपोर्टेड एक कमीशन है जो हेल्थ अवेयरनेस की रिपोर्ट्स निकालता है ग्लोबली एज वेल एज कंट्री लेवल पे। ग्लोबली निकालता है, उसमें कंट्री के बारे में भी डिटेल्स रहते हैं। तो उसने ही कंसर्न रेज किया है कि भाई प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये रिपोर्ट क्या है, न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। इंडिकेटिंग अबाउट द अलार्मिंग सिचुएशन इन इंडिया, इट सेज बाय 2040 2040 तक जो इंडिया के पास कैंसर पेशेंट है, जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट है वो दुगना हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। मतलब अराउंड 30 to 45 के पेशेंट्स हैं अभी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 70 to 75 के पेशेंट्स एनुअली 2040 तक एनुअली 1 ईयर में इतने पेशेंट्स होंगे, ठीक है ना। अभी जो प्रेजेंटली कंडीशन है 30 to 45 के, इसकी जो रिपोर्ट है वो 2020 के डेटा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ठीक है। रिपोर्ट क्या कहता है कि रिपोर्ट कह रहा है कि 2020 में इन द ईयर 2020 1.4 मिलियन पर ईयर, ठीक है ना, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स हमको ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं। पर 2040 में वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगा, 2.9 मिलियन पर ईयर के हिसाब से हमारे पास उस समय में 2040 के टाइम में एनुअली अगर देखेंगे तो सीधे डबल हो जाएगा। वही कंडीशन इंडिया की भी होगी। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न उसने रेज किया कि 3,75,000 डेथ जो है वो 2020 में हुआ ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर। और ये फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ द कैंसर इन मेन है। मतलब ये प्रोस्टेट एक अंग है जो कि मेल में पाया जाता है, ठीक है ना, एक ग्लैंड है। यूएसए जो है इस चार्ट को टॉप कर रहा है। यूएसए में सबसे ज्यादा अराउंड 2 लाख एनुअली यहाँ डायग्नोज किए जाते हैं। और साथ ही साथ चाइना है करीब 1,15,000 और करीब 1 लाख के आसपास आपको जापान में, राइट। तो 1 2 3 ये तो आपका हो गया डेटा से रिलेटेड मैटर्स। रिपोर्ट क्या कहता है कि इंडियंस जो है डायग्नोज हो रहे हैं लेटर स्टेज में, मतलब थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया का राइजिंग कंसर्न क्यों है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं इनमें अवेयरनेस की कमी है प्रोस्टेट को लेके और थोड़ा जो सोशल स्टिग्मा है एक जुड़ा हुआ कि कैसे बताएं, वो एक इशू के कारण क्या हो रहा है कि थर्ड और फोर्थ स्टेज में जाके इनको पता चला। और ये प्रोस्टेट कैंसर एक इस तरह की बीमारी है कि
अर्लियर स्टेज में पता भी नहीं चलती है। और इस तरह से देखा जा रहा है कि 65% जो डायग्नोसिस हो रही है, टोटल डायग्नोसिस का 65% का डेथ हो जा रहा है, मतलब फेटल हो रहा है उनके लिए। मतलब टोटल अगर 100 आदमी को डायग्नोज हुआ है तो 65% ऐसे हैं जो मर जा रहे हैं, जो डेथ हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि उनका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका थर्ड या फोर्थ स्टेज में डायग्नोसिस ही हो रहा है। वो अर्ली डायग्नोसिस कर नहीं पा रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस या सोशल स्टिग्मा के कारण बता नहीं पाते हैं। तो अभी देखते हैं अपन कि प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ये आपको बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा, जो कि स्टैटिक है, राइट। ये पीछे वाला जो आपको बताया मैंने, ये करंट रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आपको मैंने बताया, लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट। और फिर ये क्या है, ये स्टैटिक पार्ट है, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, मैं दिखाता हूँ आपको कि प्रोस्टेट कैंसर इज अ कैंसर दैट अकर इन प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट इज अ स्मॉल वॉलनट शेप, वो अखरोट होता है ना, अखरोट के शेप का एक ग्लैंड है, जो मेल में पाया जाता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये वाला चीज जो है, ये है प्रोस्टेट, ठीक है ना। ये प्रोस्टेट क्या हो रहा है, जब इन्फेक्टेड हो जाता है या कैंसरस हो जाता है, तो इसका साइज जो स्वेल कर जाता है, और साथ ही साथ इसमें ट्यूमर की कंडीशन भी बनती है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के कारण इसमें बहुत सारे जो अनकंफर्टेबिलिटी है वो शुरू हो जाती है, और अनइजीनेस फील करने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्चुअली प्रोस्टेट का काम क्या है। तो प्रोस्टेट क्या करता है कि सेमिनल फ्लूइड, जो हमारा सीमेन होता है ना, सीमेन जो हमारे स्पर्म के साथ जो लिक्विड निकलता है, उसको सीमेन कहते हैं। जो सीमिनल वो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, वो क्या करता है, नरिश करता है। मतलब जो स्पर्म इजैकुलेशन के टाइम में क्या होता है कि हमारा सेमिनल फ्लूइड, जो स्पर्म के साथ फ्लूइड निकलता है, वो स्पर्म को यूरेथ्रा में, ये क्या है, ये वाला जो पाइप देख रहे हो ना आप, ऐसे ये पाइप देख रहे हो, ये पाइप जो है इसको यूरेथ्रा कहते हैं, राइट। यूरेथ्रा मतलब वो पाइप जिसके साथ आप यूरिनेट करते हो, या जिससे कि आपका सेमिनल फ्लूइड निकलता है। सेमिनल फ्लूइड मतलब सीमेन, जिसमें सीमेन मतलब क्या हो गया, सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म्स, ओके। तो ये फ्लूइड क्या करता है, इस यूरेथ्रा से स्पर्म्स इजीली निकल जाए, इसीलिए इसको लुब्रिकेट करने का काम करता है, राइट। स्पर्म को इजी पैसेज देता है, कौन, ये सेमिनल फ्लूइड। अब ये सेमिनल फ्लूइड कहाँ बनता है, तो इसी प्रोस्टेट में बनता है, ठीक ना। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जब आपको कभी कभी कस के यूरिनेट करने का मन होता है, तो आपको लगेगा कि नीचे लोअर एब्डोमेन में आपको लोअर एब्डोमेन में आपको क्या फील होगा, टाइटनेस फील होगा, टाइट जैसा लगेगा। तो वो टाइटनेस जो फील होता है, इसी इसी ब्लैडर में जो वो वेस्ट वाटर है, ठीक है ना, बॉडी का वेस्ट वाटर है, वो आके जमा हो जाता है, जो कि यूरिनेट करते हो आप, वही वो जो वाटर वेस्ट वाटर यहाँ पे जमा होता है, वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलते हुए सॉरी, यूरेथ्रा के थ्रू निकलते हुए पास करता है। तो ये ब्लैडर से एग्जैक्टली नीचे में, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, एग्जैक्टली नीचे में ये वॉलनट शेप का, अखरोट के शेप का एक ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। अखरोट के शेप का एक ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है, जैसे जैसे सिंपल ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थैलेमस ग्लैंड होता है, वैसे ही ये इस पोजीशन पे एब्डोमेन के नीचे, लोअर एब्डोमेन में, ब्लैडर के नीचे में ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है ना। अब देखें तो प्रोस्टेट कैंसर का क्या कहानी है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है ना, वर्ल्ड ओवर, जो मेल को होता है, ठीक है ना। मेनी प्रोस्टेट कैंसर ग्रो स्लोली, बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर हैं जो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, और कन्फाइंड रहते हैं कहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में ही होगा वो। और ये क्या करेगा कि इजिली बहुत डायग्नोज नहीं होता है, जिसके कारण बहुत दिनों तक ये रहता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड तक लिमिटेड है, मतलब इस ग्लैंड तक ही लिमिटेड है, तो देन इट्स ओके, फाइन, नो इश्यूज। कि ग्लैंड तक अगर लिमिटेड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड तक अगर लिमिटेड है, तो आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, फीलिंग होगा। अब क्या होता क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा देखिए इसको, प्रॉब्लम को समझते हैं हम। ये क्या करता है ना, ये यूरेथ्रा जो है, ये वाला जो पाइप है, यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा ऐसे गया, यहाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसमें जैसे ही स्वेलिंग चालू होती है या इन्फेक्शन चालू होता है, तो स्वेल करने लगता है, कहीं भी इन्फेक्शन होगा
तो स्वेल करने लगेगा, हमें चोट लगती है तो कैसे स्वेलिंग हो जाती है बाहर के ऑर्गन्स में। तो उसी तरह से ये इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ, ये स्वेल कर गया। अब जैसे ही आप देखोगे स्वेल किया, तो ये जो पाइप था ना, ये जहाँ क्लियरली दिख रहा था, वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। क्या होगा, तो ये कंप्रेस होगा, ये पाइप यहाँ किससे मिला हुआ है, ब्लैडर से, वेस्ट वाटर निकालने के लिए। अब ये कंप्रेस होगा, तो क्या होगा कि ये वेस्ट वाटर जो है निकलने में बहुत परेशानी होगी, तो हमको ईचिंग होगा, इरिटेशन होगा, प्रेशर फील होगा, ठीक है ना। और फिर हम प्रॉपरली यूरिनेट नहीं कर पाएंगे, हमें यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, यूरिनेट करने में, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सिम्टम भी है। तो ये चीज़ें चालू होती है स्टार्टिंग फेज में, ठीक ना। तो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे ही प्रोस्टेट कैंसर जब कैंसरस हो जाता है, ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते जब कैंसरस हो जाता है, तो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही लिमिटेड है, ओके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हल्की फुल्की यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, और फिर ये आपको लगेगा कभी ठीक है, कभी ओके है, कभी दिक्कत होगी, तो आप उसमें तो चलता है। बट जैसे ही ये कैंसर बढ़ने लगता है और दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे यहाँ क्या होगा, टेस्टिस में आगे घुस जाएगा, यूरेथ्रा के नली में कैंसरस सेल चले जाएंगे, ब्लैडर में आपके ब्लैडर जो ये वाला ऑर्गन है उसमें घुस जाएगा। तो इससे क्या होना शुरू होगा कि वो बढ़ने लगेगा कैंसर, और उस समय में बहुत एग्रेसिव हो जाएगा और क्विकली अदर नियर बाई ऑर्गन को अफेक्ट करने लगता है, ठीक है ना। देखिए पहले ये अच्छे से थोड़ा देखते हैं। देखिए नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा होता है, ये नॉर्मल, देखिए सिंपल है, ये अपना या यूरिनेट करने वाला पैसेज, इसकी चौड़ाई कितनी है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा है। अब ये देख रहे हो क्या, अब इनलार्ज हो गया, इनलार्ज मतलब अगर कैंसरस हो गया, या इसमें ऐसा नहीं कि कैंसरस होता है तभी इनलार्ज होता है, अगर इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, बहुत बार ऐसा होता है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का रीज़न जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, अगर आप अनहाइजीनिक रहते हो, ढंग से नहीं रहते हो और साफ सफाई नहीं रखते हो, तो ये होता है। या ज़्यादातर जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, ओके, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो उनके केस में भी इनलार्जमेंट होती है। लेकिन कैंसर एक ऐसा स्टेज है, मतलब इसका इन्फेक्शन का, जहाँ पे इनलार्जमेंट होता ही होता है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पाइप जो है क्या हो रहा है, इसकी चौड़ाई कम जा रही है, सिकुड़ गया यहाँ पे स्वेल कर गया, तो दाब दिया इसने, इसने क्या करा, प्रेशर लगाया इधर से। तो अब क्या हुआ, इस पाइप का प्रॉपर फ्लो तो होना बंद हो जाएगा यूरिन का, तो उस कारण से हमें दिक्कत होनी शुरू होती है उसके बाद। नॉर्मल प्रोस्टेट देखो, नॉर्मल प्रोस्टेट ऐसा है, और इनलार्ज वाला प्रोस्टेट देखो कैसा हो गया, ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद। अब देखते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं भाई, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, क्या साइन है। इट मे कॉज नो साइन, देखिए ये बहुत खतरनाक चीज है कि कैंसर जो है, ये प्रोस्टेट कैंसर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शन, कैंसर ही साइन शो नहीं करता है, कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है अर्ली स्टेज में, ठीक है ना। इसीलिए लेट स्टेज में, थर्ड और फोर्थ, जो आपने पहले पढ़ा, थर्ड और फोर्थ स्टेज में जाके पता चलता है, जिसमें कि 65% लोग मर जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई साइन सिम्टम शो नहीं करा, तो समझ नहीं आए लोगों को। अब एडवांस स्टेज क्या होता है कि क्या साइन एंड सिम्टम शो करेगा, मैंने आपको बताया यूरिनेट करने में, क्योंकि क्या होता है, ब्लैडर की जो सॉरी यूरेथ्रा जिससे यूरिन निकलता है, इसकी मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे ये नॉर्मल है, ये वाला एब नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल वाला हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिक्रीज फोर्स इन स्ट्रीम ऑफ यूरिन, यूरिन निकलने का जो स्ट्रीम होता है, जो बहाव होता है, तो उसमें फोर्सफुली नहीं निकल पाता, लगेगा आपको कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो फोर्स प्रॉपरली नहीं फील होगा आपको यूरिन बाहर आने का। यूरिन में क्या होता है, ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, सीमेन में आपके खून आने लगेगा। अब क्या है कि आपके जेनाइटल, जेनाइटल मतलब आपके जो जो पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो जेनाइटल्स के आसपास के जो बोन होते हैं, ठीक है ना, जेनाइटल्स जहाँ पे है, जैसे आपका यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, आपका टेस्टिस हो गया, बाद बाकी आपका ब्लैडर हो गया, तो आपके लोअर बैक में क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, लोअर बैक में, तो बोन पेन्स होना होना शुरू हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप वेट लूज नहीं भी करना चाह रहे हो, तो यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि ये रिप्रोडक्टिव वर्क में, अगर आप रिप्रोडक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व हो, यू विल नॉट फील इरेक्शन, ओके, वो नहीं होने लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि फोर्स डिक्रीज हो जा रहा है, तो आप कभी भी वो ब्लड का फ्लो जो है प्रॉपर आपके जेनाइटल्स में नहीं होगा, ब्लड फ्लो जो है
ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। ब्लड फ्लो जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, लेकिन लेट स्टेज में पता चलता है। सबसे दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसा होता है। खासकर इंडियन लोगों के साथ और होता है, क्योंकि बहुत अवेयर नहीं होते हेल्थ को लेके। ग्रोथ क्या होता है, कैसे होता है प्रोस्टेट कैंसर का, ग्रोथ कैसे होता है और किस तरह से ये कॉज होता है, तो क्लियर नहीं है, कॉजेज क्लियर नहीं है। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल फैटर्निटी का कहना है कि भाई ये अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक जो कंडीशंस हैं उसमें अगर रह रहे हो, जैसे आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो और फिर अपने आप को प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते हो अपना, ठीक है ना, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हो, ठीक है, उस एरिया की, तो आपको ये होने के चांसेस बहुत हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आपको, ठीक है ना, बैक्टीरिया का अगर संक्रमण हो जाता है तो वो बढ़ता चला जाता है और ये बहुत बड़ा लीडिंग कॉज होता है। बट बैक्टीरिया से हमेशा प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, इसलिए बहुत आ, ये बहुत सॉलिड कॉज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कॉज नहीं बता सके। लेकिन अनहाइजीनिक कंडीशन तो है, ठीक है ना, कोई खास कॉज नहीं बता सके कि कैसे कैंसर में बदल जाता है, ठीक है ना, ऐसा अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन एक चीज है, डॉक्टर्स नो दैट द प्रोस्टेट कैंसर बिगिंस विद द व्हेन सेल ऑफ द प्रोस्टेट डेवलप चेंजेस इन देयर डीएनए। अब क्या है ना, कैंसर क्या है, पहले समझिए कि कैंसर क्या है। कैंसर क्या होता है, कैंसर में अनकंट्रोल्ड, ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है किसका, सेल्स का, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है ना, क्रोमोजोम, ठीक है, जिसमें 22 पेयर जो है वो किसके लिए है, ग्रोथ के लिए, ठीक है। वन 2 पेयर्स किसके लिए है, वन पेयर किसके लिए है, सॉरी वन पेयर किसके लिए है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए है। तो ये पेयर जो ग्रोथ के लिए है वो हमारे बॉडी का, जैसे सेल को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ मैंने दिया हुआ है कि डेवलप चेंजेस इन देयर डीएनए। डीएनए में, डीएनए मतलब क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। तो डीएनए का क्या होता है कि ये धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं, क्या उसमें चेंजेस, ठीक है ना। जो डीएनए सेल का डीएनए होता है, सेल्स डीएनए, उसमें इंस्ट्रक्शंस लगे रहते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस जीन के थ्रू आते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है ना। तो सेल को बताते हैं भाई, सेल को कि भाई तुमको क्या करना है, ठीक है, सेल को बताते हैं कि तुमको क्या करना है, ठीक है। अब अ, ये ये सेल्स जो हैं, डीएनए में ये इंफॉर्मेशन रहता है कि उसे क्या करना है। जैसे आंख वाले सेल का काम है आंख बनाना, चेहरा वाले सेल का काम है चेहरा का फंक्शन करना, बोन बनाने वाले सेल्स का काम है बोन का फॉर्मेशन करना, जो लीवर बनाने वाले, हार्ट बनाने वाले, किडनी बनाने वाला है, उसमें जो सेल है उसको उसको पता है कि मेरे को ह्यूमन बॉडी में जाके ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि ये क्या करना है, डीएनए जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पेरेंट्स से आया है। अब जैसे कुछ जो जीन इंफॉर्मेशन आता है उससे हमारे, कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता हमारा चेहरा होता है, हमारी एक्टिविटीज होती है, हमारे सोने उठने खाने पीने बिहेवियरल एस्पेक्ट भी वैसा ही हो जाता है। तो ये सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए में कोडेड रहते हैं, जो कि सेल्स को बताता है कि आपको क्या करना है। अब सेल में जो चेंज होने लगता है तो क्या करते हैं सेल, एक तो चेंज क्यों, डिवीजन क्यों करते हैं, आपको बताया मैंने, कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है। अब सेल्स में अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन, सेल्स का काम है ग्रोथ करना, राइट, सेल्स का क्या काम है, ग्रो करना, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ करना, लेकिन एक लिमिटेड वे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगेगा तो तब तो हम लंबे, जो ग्रोथ के लिए सेल है तो उसमें लंबे होने लगेंगे तो लंबे पता चला कि हम लोग पेड़ की तरफ सैकड़ों फीट की ऊंचाई वाले हो गए, है ना। तो कंट्रोल्ड वे में सारा हमारे हम हमारा नेचर ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम कंट्रोल्ड वे में अपना ग्रोथ करते हैं या सेल के थ्रू, या सेल ग्रो करता है। अब क्या हो गया कि डिवाइड करने लगेगा अनकंट्रोल्ड वे में रैपिडली देन नॉर्मल सेल्स। तो ये सारे कैंसर का यही रीजन है, ये सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की बात नहीं है। अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगा, सेल में ग्रोथ कर होने लगा, तो वो कैंसरस हो जाता है। अब ये एबनॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, ये तो जिंदा रहते हैं,
ये जिंदा रहते हैं, बट नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स को मार देते हैं, ठीक है, या उनके उनके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो नॉर्मल सेल हैं वो क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स को या तो मार देंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम मेरी तरह काम करो, अदरवाइज तुमको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल सेल्स हैं ये खत्म होने के कारण कैंसरस होने की संभावना और बढ़ती चली जाती है और कैंसरस होता चला जाता है हमारा सेल, टिश्यू या ऑर्गन। अब ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं अब क्या करते हैं, अगले स्टेज में जाके एक ट्यूमर बनाते हैं। ट्यूमर मतलब गांठ होती है, गांठ, ठीक है ना। ट्यूमर मतलब क्या होता है, गांठ होता है, कड़ा सा होगा, और हो सकता है बहुत बार कड़ा नहीं हो, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो सेल होता है, सेल करता है, वो एक ट्यूमर के रूप में जो मरे हुए सेल्स की तरह लगता है देखने में, वैसा दिखेगा लेमैन के टर्म में अगर कहें तो, ठीक है ना। वैसे तो मरा हुआ रहता नहीं है, लगता है कि हाँ भाई ये सब सेल्स अनयूजफुल है, नॉन यूजफुल है, वेस्ट है, ठीक है ना, तो उनको ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ट्यूमर, ये तो क्या हो रहा है कि अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, तो ये इन्वेड करते हैं, मतलब जाके घुस जाते हैं क्या, नियर बाई टिश्यूज में। जब नॉर्मल सेल्स ऐसे होते हैं दैट ब्रेक अवे और स्प्रेड करते हैं, मेटास्टैटिस स्टैसिस कहते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, मेटास्टैसिस, मेटास्टेसाइज, ठीक है ना। तो मेटास्टैसिस जो है, मेटास्टैसिस क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गन में, किसी खास ऑर्गन में, मान के चलिए प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसरस का सेल, कैंसर का सेल था, मान के चलिए ये कैंसरस हो गया, ये ट्यूमर बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आसपास के अदर ऑर्गन्स में, जो इससे सटे हुए ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन्स में जाके घुसना शुरू कर देगा। मतलब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ट्रेसपास कर जाएगा किसको, इसकी बाउंड्री को, दूसरे दूसरे ऑर्गन के जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनको खराब करना शुरू कर देगा। तब दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेटास्टेसिस, ठीक है ना। अनकंट्रोल्ड वे में स्प्रेड होने लगेगा, तो मेटास्टेटिस स्टेसिस कहते हैं। और इस स्टेज में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति को कैंसर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है और प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, ओल्डर एज है। देखिए ओल्ड एज वालों को ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि ओल्ड एज वालों को सबको होता रहता है। ओल्ड एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है ओल्ड एज में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो इशू है ओल्ड एज में जाके ना, हम ये रियलिटी भी है इंडियन सोसाइटी की, या कि हम लोग बहुत हेल्थ अवेयर नहीं होते, ठीक ना, हेल्थ अवेयर नहीं होते, खासकर हमारे जेनाइटल्स के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते। और ओल्ड एज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन का काम बंद हो जाता है, रिप्रोडक्शन का काम या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ का काम बंद हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये जेनाइटल्स की का एक्टिविटी लगभग, मतलब डेड ही हो जाता है। तो एक्टिविटी डेड, आई एम नॉट टेलिंग कि जेनाइटल्स डेड हो जाते हैं, एक्टिविटी खत्म हो जाती है उसकी, ठीक है। तो उस कारण से लोग इस पे ध्यान देना भी होता है ना, इसका केयर करना भी बंद कर देते हैं। जब तक इसका यूज हो रहा है तो इसका केयर करते हैं यंग एज में, ओल्ड एज में क्या होता है इसका केयर करना भी बहुत कम कर देते हैं, जिसके कारण अनहाइजेनिक कंडीशंस पैदा होने हैं। तो बहुत, अब जैसे क्या है, बच्चे हो गए, तो हमारा एज हो गया 60-70, तो हमें इस बात की केयर नहीं होती कि हमारा जेनाइटल्स को हाइजीनिक रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो यूज करना नहीं है, हम तो यही समझ के रखते हैं कि हमारा वो काम के क्या है, इतना ऑब्जेक्टिफाई करके हमने रखा है अपने जेनाइटल्स को कि वो किसी खास काम के लिए बस हो गया, उसके अलावा कोई काम नहीं उसका। तो इस कारण से केयर भी कम हो जाता है, और उसके कारण से क्या होता है उसमें जो भी अनहाइजेनिक कंडीशंस होने के कारण ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। दूसरा क्या है कि मतलब केयरलेसनेस हो जाता है उसको लेके, ठीक है। दूसरा क्या है, रेस, मतलब कहाँ से आप टेम्परेट जोन में है, फ्रिजिड जोन में है, अर्थ के किस जोन में रह रहे हैं आप, ठीक है, और कौन से रेस से बिलोंग करते हैं, जैसे अफ्रीकन रेस है, यूरोपियन रेस के हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से खास किसी खास रेस में आप बिलोंग करते हैं, किसी खास मानव जाति के साथ बिलोंग करते हैं, तो उसमें होने की संभावना अगर है उस रेस में, जैसे अगर मान के चलिए यूएसए में जो वाइट्स हैं, ठीक है ना, अमेरिकन कंटिनेंट के जो लोग हैं, तो अमेरिकन रेस जो है उसमें ज़्यादा संभावना रहती है, उसमें सबसे ज़्यादा हमने 2 लाख के आसपास एनुअल प्रोस्टेट कैंसर के मरीज देखे, हमने हमारे लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट में कहा।
तो मतलब जो यूएसए के जो अमेरिकन रेस वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट जो होते हैं उनको होने की संभावना है। तो खास रेस में है तो आप, रेस मतलब जाति में, ठीक है ना, खास कम्युनिटी में अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में माँ बाप को, सॉरी, फादर को या उनके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड में रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होने की संभावना रहती है, खासकर पैटर्नल साइड्स में अगर है तो। ओबेसिटी देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी के कारण क्या होता है ना, हम एक तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं करने के कारण जेनिटल्स के आसपास का भी एक्सरसाइज नहीं होता है, तो ओबेसिटी बढ़ती जाती है। ओबेसिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। फिजिकली एक्टिव नहीं है मतलब कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण बहुत सारे ऑर्गन्स इनएक्टिव हैं, ठीक है ना, फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो उसमें क्या होगा, केयरलेसनेस होगा। ओबेसिटी क्यों बढ़ती है, हमारे केयरलेसनेस के, हेल्थ को लेके हमारा केयरलेसनेस है इसलिए बढ़ता है ना। हमारा जो फैट है क्यों बढ़ता है, इसी कारण से बढ़ता है। तो केयरलेसनेस है तो हर ऑर्गन के लिए केयरलेसनेस है, हर ऑर्गन के लिए केयरलेसनेस है तो दिक्कत होगी, ठीक है। प्रिवेंशन का बात है, हेल्दी डाइट लीजिए, ओबेसिटी नहीं होगा, हेल्दी डाइट लीजिए। खासकर नेचर से जुड़े रहिए, नेचर से ना जुड़े रहिए, नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, जो नेचर ने प्रोवाइड करा है उसको खाइए। हाँ, अननेसेसरी अनहाइजेनिक फूड मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए, सप्लीमेंट की जगह हेल्दी फूड लीजिए। जैसे आपको प्रोटीन लेनी है तो ये नहीं कि प्रोटीन पाउडर पूरा डब्बा का डब्बा मतलब खाए जा रहा है, फाके जा रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है अब, उसके लिए एग्स लो आप, ठीक है ना, सोयाबीन लो, ठीक है, सोयाबीन का यूज़ कीजिए, पनीर का यूज़ कीजिए, ठीक है, चीज़ का यूज़ कीजिए। तो ये सारे प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है ना, जैसे आप वो यूज़ करो, मीट का यूज़ करो, ठीक है ना। अ, तो इस कारण से क्या होगा कि आपको हेल्दी फूड मिलता रहेगा और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता है। और वीक में 4 से 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज कीजिए, मोस्ट डेज में। हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, ओबेसिटी की जहाँ तक बात की मैंने, तो हेल्दी वेट मेंटेन करना है हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसका डिटेक्शन और ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है। अब मैंने कहा प्रोस्टेट कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर की डिटेक्शन कैसे होगी। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू इज यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए टेस्ट, ठीक है ना। ये पीएसए लेवल्स को चेक करता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब एंटीजन जो होता है ना, ये टॉक्सिक सब्सटेंस, एक तरह से कहें लेमन की टर्म में, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। एंटीजन जो फॉरेन कोई स्टफ है, फॉरेन आपको मान के चलिए बॉडी है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, कुछ भी हो सकता है फॉरेन बॉडी। तो वो आपको, या फॉरेन ऑर्गेनिज्म, वो क्या हुआ है आपके बॉडी में घुसा है, तो वायरस घुसा है। तो इससे क्या होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो एंटीजन क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है, आपके प्रोस्टेट को जाके अफेक्ट कर देता है। तो ये अगर लेवल्स इसके बढ़े हुए हैं तो आपको होने की संभावना, मतलब प्रोस्टेट पीएसए का लेवल बढ़ना इज नॉट अबाउट कैंसर, बट बढ़ा हुआ है तो होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा है, प्रोन है आप, प्रोन टू कैंसर, ठीक है ना, प्रोस्टेट कैंसर प्रोन। जो हाई लेवल्स हैं पीएसए इन देयर ब्लड, ये ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, इससे बहुत ज्यादा दिस दैट नहीं करना होता। उनके पास इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर, मतलब प्रोन है वो, दे आर प्रोन टू प्रोस्टेट कैंसर, राइट। डायग्नोसिस रिक्वायर्स ए बायोप्सी, बायोप्सी मतलब क्या होता है, बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट। देखिए एक चीज समझिए कि बायोप्सी जो है ना, ये सारे कैंसरस पेशेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कैंसर के पेशेंट जितने होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, बायोप्सी। बायोप्सी मतलब क्या होता है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसमें से हम लोग टिश्यू निकाल के, ठीक है ना, अफेक्टेड ऑर्गन में से टिश्यू निकाल के क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसका, जो अफेक्टेड, जो अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड ऑर्गन होता है, उसके टिश्यू का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि भाई उसमें, उस ऑर्गन के टिश्यूज में क्या कैंसर के सेल हैं। अगर कैंसर स्प्रेड हो गया है बियॉन्ड द प्रोस्टेट तो उसको हार्मोन थेरेपी देते हैं। हार्मोन थेरेपी मतलब, इसका मतलब है विच रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है,
अब क्या है, हार्मोन थेरेपी का मतलब ये नहीं कि हार्मोन देते हैं। वी व्हाट वी डू, वी कट द हार्मोन सप्लाई। ठीक है। अब ये क्यों एंड्रोजन के सप्लाई को कट कर देते हैं, ठीक है, हार्मोन थेरेपी में? इसमें क्या होता है कि एंड्रोज एक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ध्यान रखिएगा कि जो ये मेल सेक्स का जो हार्मोन होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है जब कैंसरस हो जाता है वो। तो ये क्या करता है, सारा सपोर्ट सिस्टम देने लगता है किसको, कैंसरस सेल को। ठीक है ना, क्योंकि वो कैंसरस सेल क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है सबको कि भाई मेरे जैसा सेल बनाओ। ठीक है ना, अदर सेल्स को इंफॉर्मेशन देता है। तो अदर जो साथ में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी लगता है कि सेल बन रहा है ज्यादा, तो क्या उनको लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें, उसको सप्लाई सिस्टम दें। ठीक है ना, सपोर्ट सिस्टम दें। ज्यादा सेल है मतलब ज्यादा उसको जरूरत पड़ रही है, एक तरह से कहे ना फॉडर की तरह काम करता है, फीड की तरह, मतलब खुराक। ठीक है ना, तो इसका अगर हम हार्मोन की सप्लाई जारी रखेंगे तो उतनी ही तेजी से क्या होगा कि एंड्रोजन की सप्लाई अगर रहेगी तो उतना ही तेजी से कैंसरस सेल बढ़ेगा। तो क्या करते हैं, हार्मोन थेरेपी में हम लोग कट कर देते हैं किसको, एंड्रोजन के सप्लाई को, मेल सेक्स हार्मोन को कम करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट कैंसर जब होता है ना महिलाओं को, ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें एस्ट्रोजन के सप्लाई को, एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन के सप्लाई को कट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ब्रेस्ट में जो कैंसर है वो एक्चुअली उसको हेल्प नहीं मिल पाए। ठीक है ना, या कहें कि एस्ट्रोजन सर्वाइकल कैंसर में, सर्विक्स में जो कैंसर होता है महिलाओं को, तो उसमें भी एस्ट्रोजन के सप्लाई को रोक देते हैं हार्मोन थेरेपी करने में, ताकि सर्विक्स में जो कैंसरस सेल है उसको वीमेन का जो फीमेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, वहाँ नहीं जाए। तो उसी तरह से यहाँ प्रोस्टेट कैंसर में क्या करते हैं, एंड्रोजन की सप्लाई को रोक देते हैं। नहीं तो ये खुराक देता रहेगा किसको, सेल को। अब जो कि देखा यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि प्रोस्टेट सेल नीड टू सर्वाइव। ठीक है ना, दैट प्रोस्टेट सेल नीड टू सर्वाइव मतलब कि एंड्रोजन के साथ सर्वाइव करता है वो। इवेंचुअली कैंसर सेल कैन ग्रो रेसिस्टेंट टू दिस ट्रीटमेंट। अभी क्या होता है, ये हार्मोन थेरेपी के अगेंस्ट में रेसिस्ट कर जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हार्मोन थेरेपी देंगे तो वो कैंसर जो है खत्म ही हो जाए। रेसिस्ट कर जाना मतलब कि वो हार्मोन, वो जो कैंसरस सेल है उसको कोई जरूरत नहीं है हार्मोन की, नहीं भी दीजिएगा तो वो ग्रो करता रहेगा। तो रेसिस्ट कर गया, थेरेपी नहीं काम किया। अब मोस्ट अगर एडवांस स्टेज में चला गया, इसके बाद भी अगर नहीं काम कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग कि जो कि एडवांस स्टेज में चला जाता है तो कास्ट्रेशन रेसिस्टेंट प्रोस्टेट कहते हैं। मतलब कास्ट्रेशन रेसिस्टेंट प्रोस्टेट मतलब हो गया कि काट के भी हटाने पे ना, कास्ट्रेशन मतलब होता है कि रिमूव, कैस्ट्रेट कर देना, मतलब कि या तो उसको रिमूव कर देना। कैस्ट्रेशन समझते होंगे, जो कि जिसमें कि हम लोग कैस्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, जिसमें कि जैसे बैलों के लिए यूज करते हैं, ऑक्स के लिए। ठीक है ना, जो कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है वो, तो कैस्ट्रेशन करते हैं। मतलब एक तरह से देखें कि रिमूवल क्या प्रोसेस है, या आप आप जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ही रोक देने वाला काम कर रहे हो। तो ना तो वो इजैकुलेट कर पाएगा, ना तो सीमेन बना पाएगा, पूरा पार्ट एक तरह से हटाने वाली बात हुई। कैस्ट्रेशन रेसिस्टेंट मतलब कि कैस्ट्रेशन करने पे भी कैंसर नहीं रुकेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी चलाना शुरू करते हैं। कीमोथेरेपी के आपने नाम सुना होगा, ये कैंसर के हर एक तरह के कैंसर में कीमोथेरेपी चलती है। डोसाटैक्सेल नाम का एक ये मेडिसिन है। ठीक है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके लिए सब तरह के ऑल कैंसरस, ऑल कैंसर के लिए, ऑलमोस्ट ऑल कैंसर। ठीक है ना, डोसाटैक्सेल यूज होता है एज अ केमोथेरेपी मेडिसिन। ठीक है ना, केमोथेरेपी जो करते हैं ना, तो डोसाटैक्सेल मेडिसिन के थ्रू ही केमोथेरेपी करते हैं। ठीक है, तो ये काम करके एडवांस स्टेज में बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी तरह से खत्म अगर एडवांस स्टेज में चला गया और दूसरे ऑर्गन में फैल गया तो बहुत बड़े स्तर पे डैमेज कर सकता है, और डेथ भी, फेटल भी होता है, वो तो पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो केमोथेरेपी विद डोसाटेक्सेल एज वेल एज हार्मोन थेरेपी, ये सारा का कंबाइंड एक इलाज चालू हो जाता है। तो उसमें एक संभावना रहती है कि कम जाए, कुछ दिन तक रोक लें। डेथ को तो नहीं रोक सकते हैं, बट हम लोग टाइम बाई कर सकते हैं फॉर देम, फॉर द पर्सन अफेक्टेड बाय पोस्टेट कैंसर और अदर। ठीक है ना, कैंसर की सबसे खतरनाक स्थिति क्या है ना, कि कैंसर जब दूसरे सेल, दूसरे ऑर्गन या सेल्स में चला जाता है तो वो बहुत खतरनाक कंडीशन होता है, और उस समय में बहुत बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना,
तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको लगता है ऐसा कि कुछ और टॉपिक्स हैं जिस पे बनाना चाहिए, तो डू मैसेज मी इन द कमेंट कि ऐसा बनाइए कुछ, अ, ये टॉपिक पे नहीं समझ में आता है या दिक्कत होती है आपको, तो मैं डिटेल बनाने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? देख के इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के एग्ज़ाम्स में फ़ायदा हो। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से करंट अफेयर्स की चीज़ें लाता रहूँ आपके पास, जिसकी में डिटेलिंग की ज़रूरत है। साइंस एंड टेक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट को इंडिया भी वैल्यू करता है, तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसका इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में। जब तक नया वीडियो नहीं आता है, टिल देन थैंक यू, एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।